गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है और बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। सपोज ये मटेरियल, ये मैटर या मटेरियल जो भी कहो, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट की तरह किस रीजन से बिहेव कर रहा है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर में। तो याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट याद करो मैंने क्या सिखाया था, Q अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलेट कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और ये मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन मैंने सिखाया था। अब किसी एटम में न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। तो किसी एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उस एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही नहीं होते, और भी रीज़न होते हैं। और कौन कौन से रीज़न होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट of an atom is due to किस किस रीजन से होते हैं। एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। सेकंड रीजन होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड रीजन होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता ही है न्यूक्लियस के अबाउट, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, उसके कारण भी एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, और न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होता है। और अभी मैंने सिखाया है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू Q अपॉन 2m इंटू L। तो न्यूक्लियस के पास एंगुलर मोमेंटम होगा तो उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। लेकिन इन दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है वो इसके रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करते। तो हम मान कर चलते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट का एटम के पास जो है वो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही है।
और ये जो दोनों है ये अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ा जाता है, अपने को ये कोर्स में नहीं पढ़ना। तो लकीली देखो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट काउंट नहीं होता, सिर्फ इसी का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग यूज करते हैं, इसलिए अपने को ये कोर्स में भी नहीं पढ़ना और मैग्नेटिक मोमेंट में ये इंक्लूड भी नहीं होता। तो हम मान के चलेंगे कि किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक डाइपोल। यह मैं लिखने जा रहा हूं। तो कह सकते हैं ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन around nucleus in an atom behave like magnetic dipole। Such atom is called atomic dipole। किसी भी मटेरियल में किसी स्मॉल वॉल्यूम में भी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिसको काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग। तो हर एक एटम का एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका ओरिएंटेशन रैंडम है। अगर ये मटेरियल या मैटर मैग्नेट है, तो इसके किसी भी वॉल्यूम में अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जीरो नहीं होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी नेट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मिलेगा। यही मैं लिखने जा रहा हूं। तो हम लोग कह सकते हैं in a small volume there are large number of atoms। if there is net magnetic moment in any volume, then
material exhibit magnetic behavior, exhibit magnetic behavior, जिसको मैग्नेटिज्म भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कैसे हो रहा होगा ये। सपोज ये मैग्नेट है, सपोज ये मैग्नेट है, तो इसमें बहुत सारे एटॉमिक डायपोल्स होंगे। अगर ये मैग्नेट है तो सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट अलाइन होगा इस तरह से। अगर मैं इस साइड से व्यू करूं इसे, तो मुझे कैसा दिखेगा ये? मान लो यही दिखा रहा हूं मैं, ये क्रॉस सेक्शन को। तो इस क्रॉस सेक्शन में मैं एटम्स, ये एटम्स दिखा रहा हूं। साइज तो बराबर बराबर नहीं दिखा पाया, लेकिन रफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, मतलब करंट का डायरेक्शन उसके बदले में मानूं तो ये, वैसे ही इसमें करंट का डायरेक्शन ये, इसमें करंट का डायरेक्शन ये, सबका मैं ऐसे ही, क्योंकि सबका करंट ये होगा तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये बनेगा अंदर की तरफ, और सबका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक ही है। तो हम हर एक इंडिविजुअल एटम में देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब ध्यान देना, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप भी नहीं दिखेगा। मैंने साइज बड़ा बड़ा दिखा दिया इसलिए ये गैप दिख रहा। अगर मैं साइज छोटा छोटा दिखाता तो गैप भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता। अब देखो तो इसका ये करंट और इसका ये करंट, इसका ये करंट और इसका ये करंट कैंसिल हो गया। वैसे ये करंट, ये करंट, वैसे ये करंट, ये करंट, ये करंट, तो इस तरह से अंदर का सारा करंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर में कोई करंट अपने को नहीं दिखेगा, और सिर्फ कौन सा करंट दिखेगा? इस वाले आइटम का यहाँ वाला करंट और इस वाले आइटम का यहाँ वाला करंट। अगर बहुत क्लोज आइटम दिखाते तो अपने को यही करंट दिखता। तो अपने को मेन करंट कौन दिखेगा? सिर्फ ये करंट दिखेगा, और इस करंट को हम लोग बोल सकते हैं करंट लूप। और करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। तो ऐसा बहुत सारा करंट लूप तुम्हें दिखेगा, ये सारे करंट लूप दिखेंगे। तो इस पूरे मटेरियल को तुम लार्ज नंबर ऑफ करंट लूप की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो किसी मटेरियल में, कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके किसी भी वॉल्यूम में अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। क्लियर हो गया बात? अगर किसी भी मटेरियल के नेट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि वो मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, या इसको बोल सकते हो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल।
इस चैप्टर में कुछ टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। तो सबसे पहला हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जिसको सिंपली हम लोग मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब ये टर्म है क्या? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई मैटर मैग्नेट है तो उसके किसी वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को मिलेगा। अब सारे डाइपोल फुल्ली अलाइन भी हो सकते हैं या पार्शियल अलाइनमेंट भी हो सकता है। तो अपने को किसी भी वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलने जा रहा है, जो कि जीरो नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसे ही बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। ड्यू टू पार्शियल और fully alignment of individual atomic dipole, there is net magnetic moment in any volume of the material. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is defined as net magnetic moment per unit volume. The intensity of magnetization of a material लिखेंगे, of a material is defined as net magnetic moment per unit volume. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये होगा, इसका एसआई यूनिट लिख लेते हैं हम लोग।
तो मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट कैसे लिखेंगे? एक तो पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोलों के बीच का सेपरेशन, तो फिर पोल स्ट्रेंथ अपने को नहीं पता, तो इससे अच्छा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट मैं ऐसे देखूं, करंट इनटू एरिया से, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट करंट के टर्म में करंट इनटू एरिया देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर पर मीटर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एम्पियर पर मीटर, ये होगा एसआई यूनिट। किसी बार मैग्नेट के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन हम लोग देखना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, फॉर ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये मैं बार मैग्नेट बना रहा हूं जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ में एल लेता हूं, और पोल स्ट्रेंथ प्लस एम माइनस एम। तो मैं बार मैग्नेट के लिए कैसे लिख सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ अपॉन वॉल्यूम क्या बनेगा, मटेरियल का, बार मैग्नेट का वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ से लेंथ कैंसिल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, क्या इसको बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया बात? तो किसी बार मैग्नेट के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अगर कोई मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो सारे रैंडमली ओरिएंटेड इस तरह से है कि किसी भी वॉल्यूम में मुझे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 दिखेगा। तो किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है तो उसके मटेरियल के किसी भी वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को 0 दिखेगा। कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है तो उसके इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट हो ही ना। ऐसा क्यों होता है? याद करो, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तो इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा वो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा।
इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं तो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हुए तभी एटम के पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब इस बेसिस पर कि इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है या नहीं होता है, मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसा कैसा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास, इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। म्यू एटम का 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। इसका एक एग्जांपल हीलियम है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों पेयर में। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम डायामैग्नेटिक मटेरियल है, जबकि पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में नहीं होते। इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इंडिविजुअल एटम में मैग्नेटिक डायपोल होता है। इसको जस्ट लाइक रिलेट करो, याद करो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग। मैंने एक्सप्लेन किया था पोलर एंड नॉन पोलर मटेरियल। तो पोलर मटेरियल को तुम रिलेट कर सकते हो किससे? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक से। और नॉन पोलर में इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने सिखाया था डाइलेक्ट्रिक में। डाइलेक्ट्रिक में मैंने एक्सप्लेन किया था पोलर एंड नॉन पोलर मटेरियल। तो इसका मैग्नेटिक एनालॉग, नॉन पोलर का मैग्नेटिक एनालॉग बनेगा क्या? डायामैग्नेटिक मटेरियल। और पोलर का एनालॉग बनेगा मैग्नेटिक एनालॉग पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम कह सकते हैं अगर इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, और इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो डायामैग्नेटिक। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम लोगों ने इनका नाम जान लिया कि ये होते हैं मटेरियल। तो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल के किसी भी वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। लेकिन जब इसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, तो अब अपने को किसी भी वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं मिलता। अब अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलना शुरू हो जाता है। अब इस नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी वॉल्यूम में उसका वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है और इस मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। याद करो, मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किसी भी डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग अपने आप को ओरिएंट करेगा, कोशिश करेगा इसके एलोंग करने का। वही चीज़ यहाँ हो रहा है। जब अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो सारे
इंडिविजुअल डायपोल पर एक टॉर्क लगा और सारे डायपोल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग अलाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अलाइनमेंट परफेक्ट होगा या पार्शियल होगा वो डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है और मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। क्लियर हो गया बात? इसी को मैं लिखने जा रहा हूं। when an unmagnetized material is placed in magnetic field, then individual magnetic dipole, individual atomic dipoles try to align themselves along the direction of magnetic field. The extent of alignment depends on strength of magnetic field and temperature of the material. If magnitude of magnetic field is increased, or if magnitude of magnetic field is increased, then degree of alignment increases. Also, if temperature of the material is decreased, then degree of alignment increases. Degree of, also temperature of the material is decreases, then degree of alignment increases.
मैग्नेटिक फील्ड मैं इंक्रीज कर दूं तो ज़्यादा अलाइनमेंट हो जाएंगे, ज़्यादा अपने आप को अलाइन करना चाहेंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करेगा। मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो भी अलाइनमेंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता रहूं तो एक ऐसा समय आएगा कि सारे डाइपोल अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से अलाइनमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड पर सारे के सारे इंडिविजुअल डाइपोल परफेक्टली अलाइन हो जाए उसे बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। उस समय मटेरियल मैग्नेटिकली सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं। वो पार्शियल भी हो सकते हैं, परफेक्टली भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी वॉल्यूम में मिलने लगेगा। अब ये देखो तो ये जो सारे डाइपोल अलाइन हुए उसकी वजह से इस मटेरियल में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इस डाइपोल के अलाइनमेंट के कारण, या बोल सकते हो नेट मैग्नेटिक मोमेंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा। और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने जा रहा है वो दो रीजन से, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो कह सकते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सटर्नल के अलावा इस नेट मैग्नेटिक मोमेंट के कारण भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा अपने को मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ये मैग्नेटाइज हो गया है। अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो ये बोल सकते हैं ये किसकी वजह से है, ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको मैं आई बोल रहा था। और ये क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, ये अप्लाइड फील्ड के कारण, अप्लाइड फील्ड। इसी अप्लाइड फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं। उस टर्म को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या इसको और बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इस एक्सटर्नल फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देख लो टर्म कितना क्लोज है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यही बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस चैप्टर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से आता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलो या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम लोग एच से रिलेट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं से आता है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से करना है अपने को। हाँ, तो मैं इसको लिख रहा हूं। corresponding to external applied field, external applied field, we define a physical quantity, a physical quantity called magnetic intensity or magnetizing field intensity, H। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम लोग? बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, यही लिखने जा रहे हैं। ये टर्म किस पर डिपेंड कर रहा है? आई पर। और ये टर्म किस पर डिपेंड कर रहा है? एच पर। अब ध्यान देना, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूं तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एच पर। अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूं मतलब ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो कह सकते ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, और ये दोनों इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एच के भी प्रोपोर्शनल है और आई के भी प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं यहां से बी नेट प्रोपोर्शनल है एच प्लस आई के। अच्छा, इसका जो दो नाम मैंने दिया था, एक दिया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा बोला था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो नेम है एच का,
ये अपने को ज्यादा सुटेबल लग रहा है। कैसे? इसी के कारण ये बोलो, ये बोलो, इसी के कारण ये मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल। ये देंगे तभी तो मैग्नेटाइज होगा, तभी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मिलेगा अपने को। तो ये देंगे, अगर हम ये देंगे कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल था, सपोज कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल था, तो सारे डायपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलना शुरू हो गया। तो ये कब मिल रहा है? इसकी वजह से, और इसकी वजह से बोलो या इसकी वजह से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये जो मिल रहा है वो इसी के वजह से मिल रहा है। मतलब ये मैग्नेटाइज कर रहा है मटेरियल को, इसीलिए इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है उसे ही बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होता अपने को, अगर तुम इसको ध्यान रखोगे कि मटेरियल को जो मैग्नेटाइज करता है, जो टर्म किसी अनमैग्नेटाइज मटेरियल को जो मैग्नेटाइज कर रहा है, जिस टर्म से मैग्नेटाइज करता है, जिस टर्म से मैग्नेटाइज हो रहा है, वो उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो कि रिलेटेड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। यहां से उतना क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट कि क्यों इसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मटेरियल को वो मैग्नेटाइज कर रहा है। तो ये नाम, इस नाम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, और इससे हम रिलेट कर सकते हैं कितना, ये क्या बता रहा है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, और ये बता रहा है कि कौन मैग्नेटाइज किया, ये मैग्नेटाइज करने वाला और ये क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ध्यान रखना दोनों में, ये क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और ये मैग्नेटाइज करने वाला, जिसको बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू H प्लस I। अब यहां से कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तुम जानते हो पहले से, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को म्यू नॉट H प्लस I, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको वेक्टर भी दे सकते हो, जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दिया, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ और उसी डायरेक्शन में अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो वेक्टर में भी लिख सकते हैं हम। अब यहां से देखो तो मैं H लिखना चाहता हूं, तो H कितना हो जाएगा? यहां पर एक मैं छोटा सा बात कर लेता हूं, यहीं से पता चल रहा है। ये देखो तो, ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं, मतलब डायमेंशनली दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनली दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो यूनिट एंड डायमेंशन इसका होगा वही यूनिट एंड डायमेंशन इसका होगा। तो इसका SI यूनिट क्या, याद करो, इसका SI यूनिट एम्पियर पर मीटर लिखा था, तो इसका भी SI यूनिट एम्पियर पर मीटर ही होगा। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये बात। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इसका SI यूनिट क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग H फाइंड करते हैं। तो H कितना हो जाएगा? H प्लस I इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, H इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस I। मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख सकते हैं। ये है, यही है
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तुम्हें कंफ्यूजन हो तो सारा नाम भी लिख लेना। अगर कोई मटेरियल ही ना हो कहीं पर, अगर कोई मटेरियल नहीं होगा जिसको हम लोग वैक्यूम भी बोल सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर वैक्यूम। वैक्यूम में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वैक्यूम में 0 होगा, क्योंकि डायपोल्स होंगे ही नहीं, वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो कोई मटेरियल होता ही नहीं है, तो तुम मैग्नेटाइज किसको करोगे? तो वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 होता है। अगर कोई मटेरियल होगा तभी तो तुम उसको मैग्नेटाइज कर पाओगे। तो वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0। यहां से H क्या लिख सकते हैं हम लोग? B/μ0। यहां से B भी लिख सकते हैं हम लोग, H = B/μ0 कहो या B = μ0H, दोनों में ये रिलेशन। यहां से देखो तो जहां जहां तुम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे, जहां जहां तुम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे उस मैग्नेटिक फील्ड में μ0 से डिवाइड कर दो। यानी कि ऊपर जो μ0 रहता था, μ0/4π, μ0 की जगह 1 कर दो। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे वहां पर μ0 की जगह 1 कर दो, क्योंकि μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा। तो तुम μ0 की जगह 1 कर दोगे तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड ना रह करके मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, याद करो बायोट सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के साथ कैसे लिखते थे? μ0/4π I/dl क्रॉस R/r3, यही लिखते थे। अगर तुम्हें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लिखना है तो B/μ0, तो μ0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4π I/dl क्रॉस R/r3। ये देख लो बन गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद करो किसी पोल स्ट्रेंथ के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख रहे थे? μ0/4π m/r²। मैं लिखना चाहता हूं किसी पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा? 1/4π m/r²। किसी सोलेनॉइड के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख रहे थे? μ0 Ni। मैं मैग्नेटिक फील्ड ना लिख करके मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लिखूं तो क्या बनेगा? μ0 से डिवाइड करूंगा, μ0 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? Ni। तो किसी सोलेनॉइड के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी Ni, यही लिखेंगे। अब हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस तरह से लिखते हैं, इसको xi बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं?
मैंने याद करो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अभी जो मैं रिलेट करने जा रहा हूं वो सिर्फ डाया और पैरा के लिए। डाया और पैरा के लिए H और I में एक रिलेशन होता है जो कि सिर्फ डाया और पैरा के लिए लिखते हैं। फेरो के लिए कुछ रिलेशन डिफरेंट होता है। हम लोग जो रिलेट करने जा रहे हैं वो डाया और पैरा के लिए H और I में रिलेशन। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं डाया और पैरा के लिए, वही लिखने जा रहा हूं मैं। फॉर डायामैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको आई बोल रहे थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको H लिख रहे थे हम लोग। तो बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू H। किसके लिए? डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए। कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू H। अब यहां से ध्यान देना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है। तो यहां से बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और अभी दोनों का यूनिट सेम सीखा था, तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक susceptibility is a unitless and dimensionless physical quantity। तुमसे ये भी पूछ सकता है इसका यूनिट डायमेंशन, ये भी पूछ सकता है। जितना भी टर्म है हर एक टर्म को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्या टर्म है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, इसका यूनिट और डायमेंशन पूछ ले। अब जब तुम्हें पता ही नहीं होगा ये चीज रिलेशन, तो तुम कर ही नहीं सकते ये काम। तो सारे रिलेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे टर्म्स बहुत अच्छे से आने चाहिए इसमें। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब अभी क्या लिखा था मैंने, I इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। वैक्यूम के लिए ये I 0 होता है, पहले ही मैं बता चुका हूं। फॉर वैक्यूम I इक्वल टू 0 और I 0 तो ये 0, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, ये तो एक्सटर्नल फील्ड से रिलेटेड है। एक्सटर्नल फील्ड का मैं वैल्यू कुछ रखूं, लेकिन वैक्यूम में मैग्नेटाइज किसको करेगा? तो ये 0 और ये 0 मतलब ये 0। तो फॉर वैक्यूम I इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0। वैक्यूम के लिए तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और
वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन वेरी स्मॉल होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए निगेटिव होता है लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो वैक्यूम के लिए 0, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव लेकिन स्मॉल क्वांटिटी होता है, डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है लेकिन ये भी स्मॉल क्वांटिटी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। याद करो, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी, वही सारे टर्म यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमियाबिलिटी, यही सब हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी यहाँ पर। तो परमियाबिलिटी किसी मटेरियल का कैसे लिखते हैं? याद करो, नेट मैग्नेटिक फील्ड में कैसे लिख रहा था, म्यू नॉट आई प्लस एच, वेक्टर में भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई प्लस एच को अभी तुरंत सिखाया था, सॉरी नहीं, आई को मैंने लिखा था। आई को क्या लिखा था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच प्लस एच। तो यहां से कह सकते हैं म्यू नॉट, एच को कॉमन कर लो, म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। याद करो, अभी मैंने लिखा था यहां पर B इक्वल टू म्यू नॉट एच, यह भी लिखा था, या H इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, अभी तुरंत एक्सप्लेन किया हूं मैं कुछ देर पहले। तो ये वैक्यूम के लिए था रिलेशन, ये मीडियम के लिए है, मतलब ये क्वांटिटी किसी मीडियम का मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है। वैक्यूम के लिए लिख रहा था तो म्यू नॉट, मीडियम के लिए म्यू, दोनों को रिलेट करोगे तो ये म्यू मीडियम बनेगा, कंपेयर दोनों को करोगे तो हम कह सकते हैं कि म्यू मीडियम इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, इसी को बोलेंगे म्यू रिलेटिव। तो किसी मीडियम का भी किसी मीडियम का परमियाबिलिटी लिख सकते हैं वैक्यूम के टर्म में, या रिलेटिव परमियाबिलिटी इस तरह से लिखेंगे। अब यहां से अपने को यह भी पता चल रहा है, याद करो अभी मैंने पैरा के लिए पॉजिटिव बोला था और डाया के लिए निगेटिव बोला था, और बोला था वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमियाबिलिटी पैरा के लिए ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, 1 से बहुत ही छोटा होता है। और इसका डाया के लिए बोल सकते हैं लेस देन 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन करूंगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारे टर्म्स अपने को बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज in magnetic field when the space of solenoid is filled with aluminium, जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है 2.1 × 10⁻⁵। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी सोलेनॉइड के, अभी वैक्यूम था, अभी इसमें एल्युमिनियम डाल दिया पूरे स्पेस में, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ वही अपने से पूछ रहा है। तो पहले जब वैक्यूम था तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं B0 बोलता हूँ। तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व हो तो वीडियो देखना। तो B0 इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग, H के टर्म में लिखो। H के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, वैक्यूम में B0H। अब मीडियम में मैं कैसे लिखूं, B मीडियम। मीडियम में कैसे लिखूंगा, तो अभी लिखा था μ0 1 + xi(h). अब परसेंटेज चेंज बोलो या इंक्रीज बोलो एक ही बात है, परसेंटेज चेंज इन B। तो ये कैसे लिखेंगे, B - B0/B0 चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही लिखते हैं हम लोग। तो यहां से कह सकते हैं, ये वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, μ0 1 + h अपॉन μ0h इंटू 100। μ0h ऊपर से μ0 अपॉन, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये क्या था, ये था। तो ये कितना हो जाएगा, μ0, यहाँ h भी तो था, h माइनस ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, μ0h कैंसिल, μ0h xi, μ0xi(h) अपॉन μ0h इंटू 100, h μ0 xi इंटू 100, और xi का वैल्यू दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, xi यानी 2.1 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100, यानी 2.1 इंटू 10⁻³ ये परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इतना परसेंट का चेंज इन। हालांकि बहुत छोटा परसेंटेज है, लेकिन वैल्यू मिल तो रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।